इस वीडियो में कई प्रश्नों के जवाब हम ढूंढने वाले हैं। पहला सवाल कि झारखंड नियोजन नीति क्यों रद्द की गई। दूसरा सवाल कि जहां पे जिस स्टेट में 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन है, जैसे हम तमिलनाडु की बात करें 69% का रिजर्वेशन है, आखिर वहां पे वैलिड कैसे है, हमारे झारखंड में क्यों नहीं है। इस तरह के कई सवाल हैं और ये जानना हमें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगामी दिनों में यदि झारखंड में कोई नियोजन नीति नई बन के आती है या पुरानी नियोजन नीति को ही जो है कुछ उसमें एडिट वगैरह किया जाता है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है क्या ये नियोजन नीति सही होगी आगे के लिए। तो एज अ कैंडिडेट हमें ये चीज़ों को ज़रूरी है जानना, क्योंकि जब भी कोई भी वैकेंसी आती है, जो भी उसमें नियमावली आती है, उसको थोड़ा पढ़िए ज़रूर, क्योंकि ये आपके फ्यूचर को डिफाइन करेगा। ठीक है, ये बहुत ही दुखदपूर्ण जरूर है कि हम एज ए स्टूडेंट हम सिलेबस पे ध्यान नहीं देकर, हम उसके पूरे करिकुलम पे ध्यान नहीं देकर हमें वो नियमावली देखनी पड़ेगी। मगर आज की यही डिमांड है, आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि झारखंड की स्थिति जैसा कि आपको पता है कि रद्द हो जाती है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपको नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। देखिए, अब हम बात कर लेते हैं कि नियोजन नीति रद्द क्यों की गई। इसके कई सारे रीज़न हैं, तो कुछ पहलुओं को हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि आपको पता है कि आर्टिकल 16 जो है वो क्या देता है, तो रोजगार में जो अवसर की समता है, या यूँ कहें कि रोजगार में जो रिजर्वेशन दिया जाता है वो आर्टिकल 16 के अंदर दिया गया था। ठीक है, अब आर्टिकल 16 की जो पहली धारा वो उसमें कहा गया है कि ये 7 आधार के आधार पर जो है भेदभाव नहीं किया जा सकता। मगर आर्टिकल 16(3) क्या कहता है कि निवास स्थान के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, अलग कानून बनाए जा सकते हैं। ठीक है, देखिए एक ही आर्टिकल में आप एक आर्टिकल में कई सारे उसके क्लॉज पढ़ेंगे ना, तो आपको एक आर्टिकल पहला जो क्लॉज है उसमें कुछ और लिखा मिलेगा, उसका नीचे भी जो आप पढ़ेंगे तो उसका अपवाद मिलेगा। ठीक है, अपवाद प्रत्येक चीज़ की होती है ना, वैसे ही आर्टिकल 16(3) एक अपवाद है। अपवाद में ये कहा गया है कि राज्य चाहे, राज्य का मतलब यहाँ पे मेरा देश से है, ठीक है, चाहे तो भेदभाव कर सकती है निवास स्थान पे, निवास स्थान के आधार पर अलग कानून जो है रिजर्वेशन वगैरह दे सकती है। मगर कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसके पास है, वो संसद के पास ही है। संसद ही सिर्फ निवास स्थान के आधार पर अलग कानून बना सकती है। तो देखिए यहाँ पे जो झारखंड की बात आई, क्योंकि निवास स्थान के आधार पर ही 13 जिले और 11 जिलों की बात की गई, तो वहाँ पे ये जो अधिकार है ये राज्य के पास बिल्कुल भी नहीं है। पहली चीज़ तो ये हमें समझ में आ गया कि ये जो कानून बनाने का अधिकार है ये केंद्र के पास है, संसद के पास है। दूसरी चीज़, शेड्यूल 5 का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपको पता है कि शेड्यूल 5 के तहत जो है गवर्नर ने एक यहाँ से पास किया, नियमावली बनाई गई और उसी के आधार पर जो है नियुक्तियाँ हुई, या नियुक्तियाँ अभी नहीं भी हुई है, कई सारी चीज़ रिजल्ट जो है आया ही नहीं है ना। अब यहाँ पे आप देखिए शेड्यूल 5 आर्टिकल 244 के अंतर्गत जो है शेड्यूल 5 की चर्चा की गई है। उसमें ये साफ कहा गया कि राज्यपाल चाहे तो कुछ एरिया में, वहाँ पे एरिया का जो है डिस्क्राइब किया गया, ये एरिया आएगा, उस एरिया के अंदर कई सारे नियम जो है वो खुद बना सकते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, वो कई सारे प्रोविजन जो है उसमें ला सकते हैं राज्यपाल, मगर नया कानून नहीं बना सकते हैं। मतलब वो प्रोविजन ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एक नया कानून बन गया। ऐसा नहीं कि 100% रिजर्वेशन दे दिया जाए, तो 100% रिजर्वेशन देना एक तरह का नया कानून है, इसलिए क्योंकि हमको पता है कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन जो है नहीं हो सकता। अभी 60% हो गया है, वो EWS को मिला दिया था तो 60%, ठीक है, तो नहीं हो सकता। तो इसलिए जो है आपको पता है कि शेड्यूल 5 के तहत जो गवर्नर का प्रोविज़न है उसको गलत करार दे दिया गया और रद्द कर दिया गया। ये दो चीज़ें हमें समझ में आई। अगली चीज़ हमें समझनी ये है कि 69% का तो फिर तमिलनाडु में कैसे, आपका बहुत सिंपल सा सवाल होना चाहिए, क्योंकि वो तो 60% से ज़्यादा एक्सीड कर रही है, 50% से एक्सीड कर रही है वो। देखिए इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। तमिलनाडु में 69% का जो रिजर्वेशन दिया गया, इसके लिए संवैधानिक संशोधन किए गए। 76वां संविधान संशोधन इसमें किया गया, जिसके तहत जो है ये उसमें चीज़ें जोड़ी गई और रिजर्वेशन वहाँ पे दी गई, और इस चीज़ को 9th अनुसूची जो है 9th शेड्यूल में इसको डाल दिया गया। हालांकि 9th शेड्यूल का अभी कोई भी प्रासंगिक नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि 9th शेड्यूल में कोई चीज़ यदि डाल दी जाए तो सुप्रीम कोर्ट में उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता, मगर 24 अप्रैल 1973 के पहले यदि डाली गई है तो ही जो है वो चैलेंज नहीं होगी, उसके बाद में डाली गई है तो चैलेंज होगी। तो उसका कोई भी अभी प्रासंगिकता कुछ भी नहीं है। कहने का यही मतलब है कि अलग से संविधान संशोधन 76वां किया गया था, इसलिए उसे कोर्ट में चैलेंज किया भी गया, फिर भी वो वैलिड करार दे दी गया। तो मराठा रिजर्वेशन के केस में भी जो है अलग से कोई संविधान संशोधन नहीं हुए, इसलिए उसको रद्द कर दिया गया। तो चीज़ें आपको आई थिंक क्लियर हो गई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।